और भारतवर्ष के नंबर 1 बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रीति रघुनंदन मौजूद हैं, विपिन चौबे हैं, निधि वसंतानी हैं और करुणा शंकर शर्मा हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, संजय सिंह की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की 7 दिन की रिमांड आज मांगी थी। ईडी ने कोर्ट में कहा 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए। संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ का लेन देन हुआ, इस बात का भी जिक्र किया गया ईडी की तरफ से। दिनेश अरोड़ा ने सर्वेश को पैसे भेजे। संजय सिंह का कर्मचारी है सर्वेश, जिसका नाम लिया गया है ईडी की तरफ से। दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की बात मानी। दिनेश अरोड़ा पहले इस केस में आरोपी थे, बाद में सरकारी गवाह बन गए और उनकी गवाही को एक बड़ी वजह माना जा रहा है संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे। और इस बीच अगली खबर यह कि पेशी के दौरान संजय सिंह ने कोर्ट में कहा, आरोप सच्चे तो सख्त सजा दे मुझे, मेरे लिए अलग कानून क्यों। पेशी के दौरान संजय सिंह ने यह बयान दिया है, आरोप अगर सच्चे हैं तो सख्त सजा मिलनी चाहिए मुझे, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरे लिए अलग तरह का कानून क्यों अपनाया जा रहा है। तो आज सुबह से ही संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है और जहां दिल्ली से हमने तस्वीरें देखी बीजेपी कार्यालय को घेरने की, और इस बीच अभी आप देख रहे हैं वो तस्वीरें पेशी के दौरान। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। पहले सीधे रुक कर लेते हैं जितेंद्र भाटी का। जितेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है कोर्ट से? बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। लेकिन देखिए इस पूरे मामले में देखें तो ईडी ने बताया कि पिछले 1 साल में 239 जगह पर सर्च की गई और इस दौरान कई ऐसी अहम चीज़ें पता लगी। खासकर दिनेश अरोड़ा जो इस मामले में आरोपी से गवाह बन चुका है, उसने कहा कि उसने 2 करोड़ रुपये जो है संजय सिंह के आवास पर भिजवाए थे। लेकिन इस पर संजय सिंह के जो वकील है मोहित माथुर, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इनकी पहले से कस्टडी में था, दोनों ही ईडी और सीबीआई के मामले में आरोपी था, लेकिन उसको जो है एजेंसी ने सरकारी गवाह बनाया। जब आरोप इतने दिनों पहले जो बयान दे दिए गए थे तो अब तक इंतजार किस बात का कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इनकी विश्वसनीयता पर यकीन नहीं किया जा सकता और साथ में ये भी कहा कि उनकी जो गिरफ्तारी है बेबुनियाद है, इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में उनकी फर्जी गिरफ्तारी की है। देखिए एक दिलचस्प आपको बताना चाहूँगा मैं, संजय सिंह ने जब अपनी कोर्ट में बात बीच में रखी तो उन्होंने कृष्ण बिहारी नूर की पंक्तियाँ पढ़ते हुए कहा कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इस मामले में कुछ भी किया होगा, सच होगा तो सजा पाने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एजेंसियों पर दुरुपयोग का इस्तेमाल लगाते हुए कहा कि एजेंसी जो है वो बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और जो बयान बहुत पहले दे दिए गए थे उनको अब अपने हिसाब से उनको सामने रख कर उनको बेबुनियाद तरीके से फंसा रही है। और आपको बताएं कि यहाँ पर ईडी की तरफ से 7 दिन की कस्टडी मांगी गई है, उसको उनके जो वकील है उसने चैलेंज किया है और साफ तौर पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर अब यहाँ पर देखें तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पाई है ईडी की तरफ से? आज अदालत में किन बातों का जिक्र किया गया है? 7 दिन की रिमांड की क्योंकि डिमांड की है ईडी ने? जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने बेहद मजबूती के साथ अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी, जिसमें साफ तौर पर संजय सिंह पर जो आरोप लगे और साथ ही जो ग्राउंड था अरेस्टिंग का, वो ग्राउंड भी यहाँ पर बताया गया कि 2 ट्रांजैक्शन में लेन देन किया गया। 2 करोड़ रुपए का लेन देन था। इंडो स्प्रिट कंपनी जो है उसके दफ्तर से बाकायदा 1 करोड़ रुपए उठाया गया। बाकी दूसरा 1 करोड़ रुपए जो थे वो सर्वेश कुमार जो कि संजय सिंह के कर्मचारी हैं उनको दिए गए थे संजय सिंह के आवास पर, और इस बात की तस्दीक भी उनकी CDR से हो चुकी है, यानी कि जो मोबाइल लोकेशन थी उससे भी मैच करवाया जा चुका है। तो इसके बाद अब जरूरत है कि सर्वेश मिश्रा से आमना सामना करवाया जाए, पूछताछ करवाई जाए और इस लिहाजा जो सर्वेश कुमार है उनको फिलहाल सम्मन ईडी की तरफ से दे दिया गया है। इसके अलावा ईडी ने साफ तौर पर बोला कि रिमांड की जरूरत इसलिए है क्योंकि 3 लोग और हैं जिनसे आमना सामना करवाना संजय सिंह का बेहद जरूरी है। ये तीनों किरदार इसी केस से जुड़े हुए हैं और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रिकवरी की बात सामने आई है क्या जितेंद्र? अब तक कुछ ईडी ने कई
जी देखिए, पैसों की रिकवरी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि एक मनी ट्रेल है इस पूरे केस की, जो कि ईडी के पास मौजूद है, और उस मनी ट्रेल को दिखाकर भी पूछताछ संजय सिंह से की गई थी कल भी, लेकिन इसका स्पष्ट जवाब संजय सिंह के पास नहीं था। लिहाजा ऐसे में कस्टोडियल इंटरोगेशन बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसी को ग्राउंड बनाते हुए संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई। अब जो तमाम सबूत, ठीक है, यानी मनी ट्रेल का पूरा जिक्र किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा और जितेंद्र भाटिया, आप दोनों का इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए इस पूरे मुद्दे पर। और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर निकले और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। अपने एक और नेता की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ समेत देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान कई जगह पुलिस से झड़प भी हुई। मुंबई में आप कार्यकर्ता ईडी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है और इसीलिए जो है यहाँ पर आपके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ की तस्वीरें आपके सामने। आप कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। कई जगह पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। सवाल है, क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी विपक्ष की सियासत को नई ताकत देगी? क्योंकि ईडी एक्शन के बाद से संजय सिंह के घर अलग अलग पार्टियों के नेता लगातार पहुंच रहे हैं। आज शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय सिंह के घर पहुंचे। इस दौरान संजय राउत ने आप के गिरफ्तार सांसद की पत्नी अनीता से मुलाकात की। इसके बाद राउत ने कहा कि भविष्य में और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नेता जेल में जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई देश की है और हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपातकाल से भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई इस देश में। मतलब संजय सिंह की गिरफ्तारी विपक्ष के लिए भी बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि संजय राउत से पहले बीएसपी के दानिश अली और आरजेडी से मनोज झा भी उनके घर पहुंचे। समाजवादी पार्टी भी गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कहा था कि ईडी को कि आप किसी भी नाराजगी में और बदले की कार्रवाई मत करिए, लेकिन दूसरे दिन संजय जी पे कार्रवाई हो गई। सवाल ये है कि जो लोग सत्ता के खिलाफ, कॉरपोरेट लूट के खिलाफ, जो कुछ मणिपुर में हुआ, हमने देखा कि संजय जी ने भी उस पर बहुत ही मुखर होकर अपनी बात को रखी। तो एक और विपक्ष संजय की गिरफ्तारी पर एकजुट दिखने की कोशिश कर रहा है, वहीं आप सांसद की गिरफ्तारी पर कांग्रेस खुलकर बोलने से बच रही है। माना जा रहा है कि आप से चल रही तनातनी की वजह से पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। संजय सिंह पर ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस की खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल इस पर मंथन कर रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है या आप और बीजेपी के बीच की नूरा कुश्ती। देखना है कि आने वाले दिनों में ईडी उसके सामने जो आरोप लगाते हैं उसमें सच्चाई कोई थी या इट वाज जस्ट अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन प्रोसेस, वो हमको देखना है। अन्यथा मैं तो इतना ही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी और जहाँ भारतीय जनता पार्टी दोनों, और केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों ड्रामा करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर इन दिनों कांग्रेस और आप आमने सामने हैं। पंजाब में सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से नाराजगी है। एमपी में आपके रुख से भी नाराजगी है। मामले से खुद को पूरी तरह अलग रखने का प्लान है। भ्रष्टाचार के मामले से दूर खड़े होने की कोशिश है। राज्यों की चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय बनाने से कांग्रेस नाखुश है। कांग्रेस के लिए तेलंगाना का चुनाव भी अहम है, जहां तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता से भी आबकारी नीति से जुड़े मामले में पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस ने यहां इसे सियासी मुद्दा बनाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जोधपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से लाल डायरी के बारे में भी सवाल किया। राजस्थान के जोधपुर में पीएम मोदी ने रैली को 37 मिनट संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर जनता का ओपिनियन पोल किया। लोग कहते हैं
कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? जोधपुर में सरकारी कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत नहीं पहुंचे। थोड़ी देर बाद जब मोदी ने रैली को संबोधित किया तो सीएम की गैर मौजूदगी में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 5,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में सूबे के सीएम अशोक गहलोत शामिल नहीं हुए। इस बात का जिक्र थोड़ी देर बाद पीएम ने रैली के दौरान कुछ इस तरह से किया। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बात हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजन 2023 को लॉन्च किया है। कार्यक्रम में गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारी कई योजनाओं को बंद कर दिया गया। मेट्रो बंद कर दी, जयपुर की सीतापुर अंबावाड़ी, कितनी योजना बंद कर दी। रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी, सेकंड फेज की डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बंद कर दी, हरदेव जोशी के नाम के जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी बंद कर दी, बीपीएल आवास योजना बंद कर दी, हमारी ग्रामीण बस सेवा बंद कर दी। शानदार नई बसें लगाई हमने प्राइवेट सेक्टर की, उसको बंद कर दिया। पशुपालकों को 2 रुपये किलो बोनस दे रहे थे हम लोग, उसको बंद कर दिया। वापस हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने 2 रुपये दिए, अब 5 रुपये दिए। वहीं आज मध्य प्रदेश के धार पहुंची प्रियंका गांधी ने ईडी के एक्शन पर सवाल उठाए हैं और पूछा कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा घोटालों की जांच क्यों नहीं कराती। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर घोटालों के आरोप लगाया और कहा कि इसकी फहरिस्त इतनी लंबी है जिसे गिनाना भी मुश्किल है। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला। प्रियंका ने विपक्ष पर ईडी के बेजा इस्तेमाल का मुद्दा उठाया और पूछा कि एमपी में आज तक ईडी के छापे क्यों नहीं मारे गए। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई, यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं की फिक्र नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि मौजूदा सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सस्ती कर दी। तो रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी सरकार ने सभी बहनों के गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया था। उस समय उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया गया और अब कुछ ही दिनों के बाद दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा,
दिवाली, ये त्योहार आने वाले हैं, तब ये मोदी सरकार ने उज्ज्वला का सिलेंडर कल ही फिर एक बार 100 रुपया सस्ता कर दिया। यानी पिछले कुछ सप्ताह में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपये सस्ता हुआ है। तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर अब और सस्ता मिलेगा। इस पर मिलने वाली सब्सिडी 100 रुपए बढ़ा दी गई है। लाभार्थियों को अब एक सिलेंडर 600 रुपए में मिलेगा। मोदी सरकार ने इसे नवरात्र से पहले महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा करार दिया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने अपने संवेदनशीलता दिखाई है, अपनी जिम्मेवारी निभाई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों के लिए उन्होंने कल फिर 100 रुपया की सब्सिडी बढ़ाने की दायित्व लिया है। पहले 200 रुपया का सब्सिडी मिलता था। पिछले रक्षाबंधन के अवसर पे एलपीजी सिलेंडर की मूल दामों में 200 रुपया की कटौती किया गया था। यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों के लिए पहले का 200 का सब्सिडी, फिर 200 रुपया का कटौती, फिर अब 100 रुपया की सब्सिडी। इसको मिलाएं तो 500 रुपया की बचत कटौती इन दिनों में उनके खाते में जा रही है। 300 रुपया उनको सब्सिडी सीधा बैंक खाते में जा रही है। 2014 में एलपीजी जिस मूल्य में मिलता था पर सिलेंडर, आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को उसी लगभग 600 रुपया में ये सिलेंडर भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। शिवराज सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है। महिलाओं के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू करने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है। एमपी में अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को दी गई सौगात पर सियासत तो होनी ही है। मध्य प्रदेश में महिला आरक्षण लागू करने वाली कांग्रेस की सरकार और महिलाओं को अधिकार देने वाली कांग्रेस की सरकार, भाजपा केवल और केवल चुनावी पैतरेबाजी कर रही है। प्रदेश की महिलाएं इस झांसे में नहीं आने वाली। जिस कांग्रेस ने महिला को आइटम समझा हो, जिस कांग्रेस ने महिलाओं को तंदूर में भूना हो, वो कभी नहीं समझ पाएगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की बेटियों को किस प्रकार से सशक्त किया है। महिलाओं को मिले आरक्षण के तोहफे के बाद इसका गणित भी समझ लीजिए। राज्य की 18 सीटों पर महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा है। राज्य में महिला वोटर्स में 2.79% का इजाफा हुआ है और 7,07,000 नई महिला वोटर्स भी हैं। महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर सीएम शिवराज ने ये साफ संकेत दे दिया कि वो आधी आबादी को साधने में जोर शोर से जुट गए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर 1 विधानसभा सीट से उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीतने से पहले ही अधिकारियों को नसीहत देने लगे। बीजेपी नेता ने चुनाव के बाद बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात भी कही। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने खुले मंच से कहा था कि उन्हें चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन अब वो चुनावी मोड में आ चुके हैं और आत्मविश्वास से इतने भरे हैं कि इंदौर के अधिकारियों को अभी से संदेश दे रहे हैं। इंदौर के लोग भी समझ गए अधिकारी कि अब तो रात की नींद कभी भी खराब हो सकती है। ये समझ गए सर लोग। मतलब मेरा नाम जैसे डिक्लेयर हुआ ना तो आधे लोगों की तो नींद उड़ गई है। इंदौर में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे कैलाश विजयवर्गीय ने खुलेआम ये भी कह दिया कि वो सिर्फ विधायक बनने नहीं आए हैं। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से, और जब बड़ी जवाबदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूंगा। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि वो पार्टी के लिए हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं ईडी, सीबीआई और आईटी की छापेमारी से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खासे नाराज हैं। उन्होंने दावा किया है कि जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे?
इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस एक्टिव है, लेकिन सहयोगी दलों में कितना तालमेल है, जाति जनगणना पर दिए अखिलेश के इस बयान को भी सुन लीजिए। कम से कम समाज में ये जानकारी हुई है कौन कितना आबादी का है। अब अगली लड़ाई ये है कि कैसे हक और सम्मान उनको दिया जाए। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से कोशिश थी, नेताजी रहे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़े हैं, शरद यादव जी नहीं हैं, उन्होंने लोकसभा में उठाया। दक्षिण भारत के जितने नेता हैं वो कास्ट सेंसस चाहते थे, उस समय कांग्रेस ने रोका, अब बीजेपी रोक रही है। एक साथ चलने का दावा करने वाले दल अलग अलग मुद्दे पर अपनी अलग अलग सियासी रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। ऐसे में 2024 में मोदी को कितना टक्कर दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। कल दिल्ली में इससे जुड़ी अहम बैठक होने वाली है। चुनाव आयोग 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को इन राज्यों के चुनाव ऑब्जर्वर के साथ बैठक करने जा रही है। बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा, चुनावी खर्च और चुनाव से जुड़े दूसरे अहम पहलू पर विचार किया जाएगा। इस बैठक से पहले आयोग के 5 राज्यों का दौरा पूरा किया जाएगा। चुनावी राज्यों के डीएम और एसपी से पूरी चर्चा की जाएगी। सहयोगी विभागों के प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। चुनाव को लेकर ये निश्चित किया जाएगा कि तैयारी पूरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक के बाद चुनाव आयोग इन राज्यों में होने वाले चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। कल दिल्ली में चुनाव पर्यवेक्षकों की बैठक में मैदान में उतरे उम्मीदवारों पर चर्चा के साथ साथ चुनाव के दौरान होने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। तमाम पार्टी के दिग्गज नेता मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पीएम मोदी भी मिजोरम के अलावा इन राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं। और ईडी लगातार एक्शन में है। ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री रथिन घोष से जुड़े 13 जगहों पर छापेमारी की है। टीएमसी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज ईडी देश के कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस फहरिस्त में पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री रथिन घोष का नाम भी शामिल है। ईडी मध्यग्राम नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाला मामले में रथिन घोष और उनके सहयोगियों के कोलकाता स्थित 13 जगहों पर छापेमारी कर रही है। टीएमसी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। बदला चल रहा है, बदला। कल दिल्ली में, परसों दिल्ली में हम लोग किया, वो लोग तो सख्त नहीं है, तो ईडी सीबीआई को देके बदला चल रहा है। बंगाल बीजेपी ने दावा किया कि छापेमारी कोर्ट के आदेश पर हो रही है और टीएमसी इसे बदले की राजनीति बता रही है। नहीं, तृणमूल का हाथ में और कुछ नहीं है। वो दुर्नीति में ऐसा उनका छवि हो गया, उस छवि को घुमाने का प्रयास कर रहा है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय योजनाओं की राशि नहीं देने की मांग उठाने की वजह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आयकर विभाग ने आज देश के 2 राज्यों में करीब 50 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें तमिलनाडु से डीएमके सांसद के साथ ही राजस्थान के जमीन कारोबारियों के घरों और दफ्तरों में रखे कागजात खंगाले गए। आयकर विभाग ने आज तमिलनाडु और राजस्थान के अलग अलग मामलों में छापेमारी की। चेन्नई में विभाग ने डीएमके सांसद एस जगत रक्षण के 40 ठिकानों पर छापे मारे। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी से जुड़े मामले में जगत रक्षण के दफ्तर, होटल और शिक्षण संस्थानों को तलाशा गया। डीएमके ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदला बताया है। It is very obvious that it is a political vendetta, political attempt, and people in Tamil Nadu know how many ADMK people, how many people supporters of BJP are running colleges and institutions. There is no right in those institutions. Very simple. I don't want to name them, but there are many ADMK and BJP leaders or supporters of BJP are running colleges. Why targeting Jagat Rakshan alone? आयकर विभाग ने आज राजस्थान के उदयपुर में जमीन कारोबारियों के 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उनके ऑफिस में रखे दस्तावेजों को खंगाला गया। आईटी की इस कार्रवाई में मीनाक्षी प्रॉपर्टी के शांतिलाल जैन और आर्ची ग्रुप के ऋषभ भाणावत का नाम सामने आ रहा है।